Gibrish Gyan. So this is going to be our second video on this channel और जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पर कि आज का वीडियो कौन से रैंडम फैक्ट्स कनेक्शंस एक्सप्लोर करेगा। ओवरऑल आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चैट होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट सर श्रीनिवास रामानुजन। ये हमारे इंडिया से, तमिलनाडु से थे एंड ही वाज अ मैथमेटिकल जीनियस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इनके बारे में कि ये प्योरली सेल्फ टॉट थे, जिसका मतलब है कि इनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी मैथमेटिक्स में। और इन्होंने इंडिपेंडेंटली अबाउट 4000 थ्योरम्स, आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स डिस्कवर करी थी। एंड द मेन पॉइंट टू बी नोटेड इज इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली लेटर ऑन इन हिज लाइफ ये G.H. हार्डी जैसे मैथमेटिशियंस के साथ कोलैबोरेट किया था इन्होंने, बट इन हिज इनिशियल ईयर्स, इन हिज इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ और अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ ही वॉज प्योरली सेल्फ टॉट। और आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का अंदाज़ा इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से पता चल जाएगा कि इनके जो मैथमेटिकल थ्योरम्स, जो कंस्ट्रक्ट्स, जो फ्रेमवर्क्स, जो फार्मूलाज, जो भी इन्होंने इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूट करे, एक्चुअली दे फंडामेंटली शेप द मॉडर्न मैथमेटिक्स। और अभी भी वो सारे फार्मूलाज, वो सारे फ्रेमवर्क्स जो इन्होंने मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किए, स्टिल दे आर inspiring current research, mainly in the field of black holes and string theory. So that is why I think कि इनको फेमसली ये भी कहा जाता है लाइक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। और क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज़ ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे थे, उनके बारे में फॉर्मुलेशंस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स बना रहे थे। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसी इनकी लाइफ पे बेस्ड एक मूवी भी है, विच आई विल रिकमेंड दैट इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू शुड गो आउट एंड चेक इट, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये एक मूवी है जो सर श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ पे बेस्ड है कि कैसे उनके इनिशियल ईयर्स में ही वॉज अ मैथमेटिकल प्रोडिजी। और वो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ his career or from his early life he was very much into mathematics। और कैसे वो इंग्लैंड गए अपनी बैचलर स्टडी करने के लिए, और कैसे उन्होंने वहाँ पे G.H. हार्डी, जो कि एक बहुत रेनाउड मैथमेटिशियन थे उस टाइम के इंग्लैंड में, उनके साथ कोलैबोरेट किया एंड gave some very wonderful mathematical equations to the whole world। So I would recommend कि आप ये वीडियो ज़रूर, ये मूवी ज़रूर देखिए and you will gain a lot of knowledge। Okay, so moving on, while researching मुझे एक कनेक्शन पता चला, although थोड़ा indirect कनेक्शन है, but the guy over here you can see, his name is Prasanna Ramaswamy, also known as Guitar Prasanna। And the interesting fact is that he is grand nephew of सर श्रीनिवास रामानुजन। एंड ये बहुत ही फेमस कर्नाटिक म्यूज़िक में इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट है। सो कर्नाटिक म्यूज़िक में इलेक्ट्रिक गिटार का होना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। क्योंकि अगर आप कर्नाटिक म्यूज़िक की हिस्ट्री में जाओ तो सुकुमार प्रसाद ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक गिटार टू कर्नाटिक म्यूज़िक in 1970s। and
प्रसन्न रामास्वामी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो कर्नाटिक म्यूज़िक में गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार परफॉर्म करते हैं या प्ले करते हैं, एंड he contributed a lot to Carnatic music. So this was one of the facts जिसको जान के मुझे पता चला कि कर्नाटिक म्यूज़िक में भी इलेक्ट्रिक गिटार का इंट्रोडक्शन जैसे सुकुमार प्रसाद ने किया था, और उसको आगे प्रसन्न रामास्वामी इस कंटिन्यूइंग इट। और जब बात करते हैं हम म्यूज़िक की, गिटार की, सो वी ऑल आर फेमिलियर विद द सप्त स्वरस, या हम सबको पता है सप्त स्वर के बारे में, जो कि सा रे गा मा पा धा नी। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि जो ये सप्त स्वर हैं एक्चुअली दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचुरल साउंड्स। तो जैसे कि मेनली दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम the sounds of animals and birds. So जैसे कि सा, that is from षड्ज, that is a peacock. तो जो सा की जो स्वर है that is actually inspired from peacock. ऐसे करते करते रे गा मा पा धा सब किसी न किसी एनिमल से इंस्पायर्ड है। और जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, सो द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ Hindustani music, and the second one is Carnatic music. So in Carnatic music, in Hindustani music also, the swar ma, that is madhyama, that is actually inspired by a dove or a pigeon. So that is actually the connection between uh, music or a guitar and the madhyam, that is ma swar, which is actually inspired by the sounds of dove or a pigeon. अगर आप किसी जैसे म्यूज़िकल स्कूल्स होते हैं, तो अगर आप कुछ म्यूज़िकल स्कूल्स देखेंगे कर्नाटिक म्यूज़िक में, तो उनका मानना है कि एक्चुअली द मध्यमा साउंड इज़ एक्चुअली फ्रॉम द क्रेन बर्ड. Like there are different theories about it, different viewpoints about it, but there are certain schools जिनका मानना है कि जो मध्यम का स्वर है actually is from this a pigeon or a dove. Or moving on to the next interesting fact, and I think that is going to be a very interesting one, वो है कि जब हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, so the guy over here, his name is actually he's a German artist and his name is Bartholomew Traubeck. इन्होंने 2011-2013 में एक ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम इन्होंने लिखा था ईयर्स, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो साल। तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली इन्होंने पेड़ के जो ट्रंक होता है उसके क्रॉस सेक्शंस लिए थे। तो पेड़ के जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जो पेड़ के जो ट्रंक्स होते हैं, जब आप उनका क्रॉस सेक्शन मतलब उनको जब आप बीच से काटते हो, तो उसकी स्टडी को जब और उसको स्टडी करते हो, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी. डेंड्रो मीन्स द ट्रंक, क्रोनो मीन्स टाइम, एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ट्री रिंग्स. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब कोई भी सीड या कोई भी प्लांट जब बड़ा हो रहा होता है, जब कोई भी सीड जर्मिनेट होता है, प्लांट बनता है और आगे ट्री बनता है, तो जो इनर रिंग्स होती हैं एक्चुअली दोज रिंग्स आर द फर्स्ट ईयर ग्रोथ. कहने का मतलब ये है कि जितना आप अंदर जाते जाएंगे, जितना आप टूवर्ड्स द सेंटर जाते जाएंगे किसी भी ट्री के ट्रंक के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो अंदर की रिंग्स हैं वो एक्चुअली ट्री के इनिशियल ईयर्स के, जब वो बड़ा हो रहा था. और जैसे जैसे आप बाहर आते जाएंगे, जैसे जैसे आप पेरीफेरी की तरफ, जैसे जैसे आप बाउंड्री की तरफ आते जाएंगे, बार्क की तरफ आते जाएंगे, या पेड़ की छाल की तरफ आते जाएंगे, तो जो आपको रिंग्स दिखेंगी वो आपको दिखेंगी जो उसके लेटर ईयर्स में, या जो भी उसके रिसेंट ईयर्स में जो उसने डेवलप करी है. तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अंदर की वो है, उस जो रिंग्स हैं वो जब सीड स्प्राउट हुआ था उसके बाद 15 साल पहले की हैं, फिर 10 साल पहले की हैं, फिर 5 साल पहले की, फिर प्रेजेंट डे की है.
तो आप देख सकते हैं इसको कहते हैं अर्लियर ग्रोथ, जो इनिशियल ईयर्स में हुई। फिर आती है सॉरी, मतलब जो इनिशियल ईयर्स में हुई उसको कहते हैं फर्स्ट ईयर ग्रोथ। अब क्या होता है, जस्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी का आपको बता रहा हूँ मैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में जब भी पेड़ को रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन कह लीजिए, जब भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, या कहने का तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, तब जो पेड़ होता है वो अपने जो रिंग्स डेवलप करता है। एक्चुअली वो रिंग्स बहुत ही लाइट इन कलर होते हैं, बहुत ही लूज डेंसिटी के होते हैं। और जब भी ड्राई सीजन आता है, जब भी फॉल, विंटर, ये वाले सीजन आते हैं, तब इतनी रेनफॉल नहीं होती। तो तब जो रिंग्स डेवलप होती हैं वो एक्चुअली होती हैं बहुत ही डार्किश, बहुत ही डार्क टोन्स में डेवलप होती है। तो बार्थोलोम्यूस ट्राउबैक ने एक्चुअली ऐसे क्रॉस सेक्शंस लिए इन पेड़ों के। और जैसा कि आपने देखा होगा विनाइल डिस्क होती है, पुराने ज़माने के मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब विनाइल डिस्क को किसी भी उस पे म्यूज़िक प्लेयर पे चलाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो पुराने म्यूज़िक प्लेयर्स होते थे, रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे, उनमें एक्चुअली नीडल होती थी, जो विनाइल डिस्क्स होती थी उन पे चलती, उन पे टच होती थी, तो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता था। आपने, आई एम श्योर आपने पुराने ज़माने की मूवीज़ में देखा होगा। बट बार्थोलोम्यू स्ट्रॉबैक ने क्या किया, इन्होंने एक क्रॉस सेक्शन लिया, और जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिंग्स हैं। तो हर पेड़ की एक यूनिक रिंग्स होती हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट जो उसने अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में फेस किया है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश रही होगी बहुत टाइम तक, तो जो रिंग्स डेवलप होंगी बहुत लाइटर कलर की होंगी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बीच में आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ डार्किश रिंग्स हैं। एक्चुअली वो तब की हैं जब फॉल सीज़न था। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्प्रिंग स्प्रिंग में जो वुड डेवलप हो रही थी वो बहुत ही लाइटर कलर की डेवलप हो रही थी। बट लेटर इन द सीज़न जो डेवलप हुई ये बहुत ही डार्कर टोन्स में डेवलप हुई। सो यहाँ पे सेम प्रिंसिपल लिया, और उन्होंने अपने प्ले स्टेशन से एक कैमरा लिया, उसको एक रोटेटरी आर्म पे माउंट किया। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जैसे ही ये रिकॉर्ड जो है, और उन्होंने एक एल्गोरिदम भी डेवलप करी। तो वो एल्गोरिदम क्या करती थी, जैसे ही वो रीड करती थी ना इस इन पैटर्न्स को, जो रिंग के पैटर्न्स हैं, कि डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडिंग ऑन द वुड डेंसिटी, टेक्सचर, कलर एंड रिंग स्पेसिंग एंड थिकनेस, इन्होंने इसको ऐसी एल्गोरिदम बनाई जो इसको रीड करती थी इन पैरामीटर्स को ऑफ एनी क्रॉस सेक्शनल ट्रंक, और उसको कन्वर्ट करती थी इन अ जनरेटिव पियानो म्यूज़िक। तो अगर अभी भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ईयर्स करके एक कलेक्शन मिलेगा ऑफ हिज वर्क, एंड आई विल सजेस्ट कि आप उसको जाके ज़रूर देखें। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जनरेटिव पियानो म्यूज़िक। तो लाइक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, इट वाज वेरी क्रिएटिव थॉट। तो एक्चुअली इन्होंने जर्मन, ही इज़ फ्रॉम जर्मन डिसेंट। तो इन्होंने जो भी पेड़ उस रीजन में मिलते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, और भी दो इन्होंने 4-5 पेड़ अलग अलग तरीके के लिए थे, उनके क्रॉस सेक्शंस लिए थे, और उस पर इन्होंने ये म्यूज़िकल ट्रैक्स रिकॉर्ड किए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़, क्योंकि हर पेड़ का अपना एक अलग यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है रिंग्स का, तो हर पेड़ का एक यूनिक सॉन्ग है। सो आई थिंक आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे इसको, कि उन्होंने एक तरीके से अनलिमिटेड लाइब्रेरी ऑफ रिकॉर्ड्स बना दी कि जितने पेड़ भी आपको कटे हुए दिखेंगे, हर पेड़ का अपना एक म्यूज़िक है। सो या दैट वाज अ वेरी रैंडम एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। सो मूविंग ऑन, जब पेड़ की बात हो रही है तो हमारा जो चौथा
वर्ड कह लीजिए जैसे मैंगो. सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मैंगो ट्री, श्रीनिवास रामानुजन, and that is what we are going to explore. So mainly it is through phyllotaxy. जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे phyllotaxy. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि what is phyllotaxy, तो phyllotaxy is actually a botanical term, जो scientific term जो botany में यूज होती है, और ये बताती है कि लीव्स का अरेंजमेंट कैसे हो रखा है किसी भी स्टेम पे इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ अ प्लांट और अ ट्री. तो इसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी. तो अगर आप मैंगो की फाइलोटैक्सी देखेंगे, अगर आप फाइलोटैक्सी में जाएंगे तो बहुत अलग अलग तरीके की फाइलोटैक्सी होती है. हर पौधे की अपनी अपनी फाइलोटैक्सी होती है कि उन पे लीव्स कैसे अरेंज हैं उनके स्टेम्स पे. तो आप देखेंगे कि मैंगो की एक ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है. सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी से एक्चुअली क्या फ़ायदा है. तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी पेड़ को आम जैसा फ्रूट ग्रो करना है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस. प्लांट को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे टूवर्ड्स फ्रूट ग्रोथ, क्योंकि सिंस प्लांट मैंगो एक एंजियोस्पर्म है, तो उसका जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ मेनली थ्रू इट्स फ्लावर्स. और हमें पता है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं फ्लावर्स से. सो हम देखेंगे कि कैसे श्रीनिवास रामानुजन एंड फाइलोटैक्सी ऑफ मैंगो इज़ कनेक्टेड. तो जब हम बात कर रहे हैं फाइलोटैक्सी की, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है. फिबोनाची एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका असली नाम था लियोनार्डो ऑफ पिसा. उनको फिबोनाची भी कहा जाता था, और उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस दिया था. तो फिबोनाची सीक्वेंस एक्चुअली क्या है कि अगर आप इधर देखें तो ये वन वन से पहले आप ज़ीरो मान लीजिए. यहाँ पे ज़ीरो प्लस वन को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको वन मिलता है. अगर आप वन प्लस वन को ऐड करते हैं तो आपको टू मिलता है. वन प्लस टू को ऐड करते हैं तो आपको थ्री मिलता है. टू प्लस थ्री को ऐड करते हैं आपको फाइव मिलता है. तो इस वे में अगर आप पिछले दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको अगला नंबर मिलता है. तो इस सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस. और अगर आप इस फिबोनाची सीक्वेंस के जो भी नंबर्स हैं, जो भी सीक्वेंस है, अगर आप उनका रेशोज़ निकालो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर्स का, तो आपको एक रेशो मिलता है. वो मिलता है आपको गोल्डन रेशो के अराउंड. तो गोल्डन रेशो क्या है एक्चुअली? गोल्डन रेशो एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे. गोल्डन रेशो एक इरेशनल नंबर है, और इसको मोस्ट इरेशनल नंबर कहा जाता है. मोस्ट इरेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, ये आप सर्च कर सकते हो कि अनलाइक अदर इरेशनल नंबर्स, आप इसको प्योरली अप्रॉक्सीमेट, ज़्यादा इजीली अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी हार्डेस्ट टू अप्रॉक्सीमेट. हार्डेस्ट टू अप्रॉक्सीमेट का मतलब है कि आप इसको ईजिली फ्रैक्शनल टर्म्स में नहीं लिख सकते. आप इसको, आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, तो आप इसको नहीं लिख सकते. और ये जो गोल्डन रेशो है, ये आगे देता है हमको गोल्डन एंगल. तो गोल्डन एंगल क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि गोल्डन एंगल क्या है. अगर आप एक सर्कल इमेजिन करें, सर्कल होता है 360 डिग्रीज का फ्रॉम अ पॉइंट, और इसको आप डिवाइड करें फ्रॉम वन पॉइंट 61, विच इज़ गोल्डन रेशो, जो कि कहाँ से मिला है हमको? गोल्डन रेशो हमको मिला है इरेशनल नंबर है, मोस्ट इरेशनल नंबर है, मोस्ट इरेशनल. ठीक है. तो आप इसको करेंगे तो आपको समवेयर अराउंड टू 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 कुछ मिलेगा, और रिमेनिंग आपको मिलेगा अराउंड 137.5.
तो अगर आप, जैसे मैंने बताया कि मैंगो में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होती है कि अगर एक, सपोज़ मैं मानता हूँ कि जो मेरे पत्ते उगेंगे, सपोज़ मेरी ये मेन स्टेम है, ये मेरी मेन स्टेम है मैंगो की या किसी भी प्लांट की। मैं बोलता हूँ कि जो मेरे जो लीव्स निकलेगी वो 180 डिग्री एंगल पे निकलेगी हमेशा। तो एक लीफ यहाँ निकलेगी, एक लीफ यहाँ निकलेगी। दिस इज़ द फर्स्ट लीफ, सेकंड लीफ। तो जो थर्ड लीफ निकलेगी वो भी यहाँ निकलेगी, फोर्थ लीफ वापस यहाँ निकलेगी। तो अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो पहली लीफ ये रही। अब इसको हम सामने से देख रहे हैं, दूसरी लीफ ये, दूसरी लीफ ये हो गई, तीसरी लीफ फिर से आ गई, चौथी ये आ गई। अब ऊपर से जो सनलाइट आएगी तो ये वाली लीफ इसके लिए सनलाइट को करेगी ब्लॉक, ये सनलाइट को करेगी ब्लॉक। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा एफिशिएंटली, क्योंकि हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है ज़्यादातर प्लांट्स में। इन केस ऑफ मैंगो भी सेम है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। बट सपोज मैं कहता हूँ फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेरे को सबसे एफिशिएंट लीफ अरेंजमेंट, सबसे एफिशिएंट फाइलोटैक्सी चाहिए। तो क्या वो 90 डिग्री होगा? लेट्स सी, 90 डिग्री पे एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। बट जो मेरी फिफ्थ लीफ होगी वो अगेन मेरी यहीं पर ही आएगी। समझ रहे हो आप कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल, फिर इसके और इसके 90 डिग्री एंगल, इसके और इसके 90 डिग्री एंगल, ऐसे करते करते 90 डिग्री एंगल। तो जो भी मेरी फिफ्थ लीफ होगी दैट इज़ गोइंग टू कम अगेन ऑन द सेम। तो मैं क्या होगा, एक लीफ, दूसरी लीफ कहीं यहाँ पे, तीसरी लीफ कहीं यहाँ पे, चौथी लीफ वहाँ पे, पांचवी लीफ फिर से ऊपर आ जाएगी। तो फिर से सन आएगा। तो फिर मेरी पांचवी लीफ भी ब्लॉक कर रही है मेरी सनलाइट को, फिफ्थ लीफ ब्लॉक कर रही है सनलाइट को, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा जब हम 180 डिग्री से कंपेयर करें, बट उतना अच्छा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 120 डिग्रीज पे अगर हम प्लेस करें तो यहाँ पे एक लीफ अगर सपोज हो रही है फर्स्ट लीफ, तो सेकंड लीफ आएगी कहीं यहाँ पे, थर्ड लीफ आएगी कहीं यहाँ पे। तो जो मेरी फोर्थ लीफ होगी वो अगेन मेरी कहाँ पे, यहीं पे आ जाएगी, फोर्थ लीफ आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 180 डिग्री जो है सबसे कम फोटोसिंथेसिस करेगा अगर लीफ अरेंजमेंट हो। फिर उसके बाद 120 डिग्री, फिर उसका 90 डिग्री। बट फिबोनाची नंबर जो है या जो गोल्डन रेशो है, जब हम इससे देखते हैं तो हमको मिलता है गोल्डन एंगल। जब हम वही हम जब 360 को डिवाइड किया था 1.6 से, 1.61 से, 61803 से, तब हमको मिला था 137.5। इसको हम कहते हैं गोल्डन एंगल। हम इसको गोल्डन एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप ये सबसे लेट रिपीट होगा, अनलाइक अदर एंगल्स। एक लीफ यहाँ पे 137 डिग्री पॉइंट 5 यहाँ पे होगी, फिर कहीं यहाँ पे, फिर इसके कंपैरिजन में थर्ड लीफ के कंपैरिजन में 137 डिग्री पॉइंट 5 कहीं यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करते करते 137.5 डिग्री इज़ द एंगल गोल्डन एंगल है ये। और ये मोस्ट एफिशिएंट फाइलोटैक्सी एंगल है। तो इससे क्या कर पाता है प्लांट कि वो मैक्सिमम लीव्स पैक कर सकता है विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द लीव्स बिलो इट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वाई नेचर चूजेज द गोल्डन एंगल, बिकॉज इट मिनिमाइजेज ओवरलैप। तो अगली पत्ती जो भी आएगी वो एक के ऊपर नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो बहुत लेट आएगी। तो 137.5 डिग्री इज द मोस्ट इरेशनल नंबर एंड इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट पैकेजिंग और मोस्ट एफिशिएंट फाइलोटैक्सी नंबर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग सनलाइट। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैक्सिमम सनलाइट, it improves airflow, enhances rainwater collection and allows efficient packaging of leaves and seeds।
तो यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन जी ने क्या किया, ये हमें पहले से पता था, बॉटनिस्ट को पता था ये, जब वो देखते थे कि फिबोनाची नंबर्स अपीयर करते हैं नेचर में, जैसे कि सनफ्लावर में, पाइन कोन में, पाइन एप्पल में, मैंगो ट्री में, तो उनको ये तो पता था कि करते हैं। बट द ब्यूटी ऑफ सर श्रीनिवास रामानुजन वॉज कि उन्होंने इस गोल्डन रेशो को, जिसको हम इरेशनल, मोस्ट इरेशनल नंबर कहते थे, इन्होंने एक्चुअली बताया। इसके बारे में पढ़ सकते हो कि इन्होंने कैसे बताया। इन्होंने गोल्डन रेशो को एक्सप्रेस किया एज अ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, और इन्होंने बताया कि वाई गोल्डन रेशो इज़ अ यूनिक नंबर। और यहाँ पे रामानुजन जी के वर्क ने हमको बताया द हिडन ब्यूटी एंड मिस्ट्री बिहाइंड नंबर्स लाइक गोल्डन रेशो, और हमें बताया कि वाई मैथमेटिक्स बाय नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, कि आप अगर कुछ सोचते हैं और आप कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसका आप एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एंड आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो अगर आपको देखना हो, सो आई कैन शेयर दिस विद यू। तो अगर हम बिगर पिक्चर देखें, सो देर इज़ अ रियलिटी, देर इज़ अ ज्योमेट्री, और स्पेशल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स अपीयर होते हैं नेचर में, जैसे कि पाई, गोल्डन रेशो। एंड द गोल्डन रेशो इज़ हार्डेस्ट टू अप्रॉक्सीमेट, उसका फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना सबसे हार्डेस्ट है, विच मेक्स विच गिव्स राइज टू गोल्डन एंगल, एंड विच इज़ द एफिशिएंट फाइलोटैक्सी। अगर आप नेचर में देखें तो फिबोनाची नंबर्स दिखते हैं, एंड इट वाज एक्चुअली सर रामानुजन्स मैथमेटिकल जीनियस जिन्होंने हमको बताया कि हम गोल्डन रेशो को एज अ कंटिन्यूड फ्रैक्शन देख सकते हैं। सो या दैट वाज ऑल। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन, कि जून 29 is celebrated as National Statistics Day. So 29 June is celebrated as National Statistics Day. तो ये वीडियो 28 जून को आएगी। सो जब आप 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बना रहे होंगे, सो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ टास्क फॉर यू कि आप बताना कि what is the connection between, is there any connection between National Statistics Day and सर श्रीनिवास रामानुजन। तो अगर आप, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू अ वेरी फेमस इंडियन स्टैटिस्टिशियन, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड लिंक, a very interesting link between National Statistics Day and Sir Srinivas Ramanujan. So that was the end of the video. I hope you will like it, and if you have any suggestions, please do let me know in the comments. Yeah, that was all. Thank you.